8 मार्च 2014 को मलेशियाई एयरलाइंस की एक फ़्लाइट कुआलालंपुर से उड़ी, लेकिन अपनी मंजिल बीजिंग तक नहीं पहुंची। आज तक इस फ़्लाइट के बारे में किसी को कुछ नहीं पता, लेकिन 8 साल बाद आखिरकार हमें इस विमान की लोकेशन के बारे में एक सुराग मिला है। दर्शकों, तारीख थी 8 मार्च 2014, यानी लगभग 8 साल पहले। फ़्लाइट MH370, जो मलेशियाई एयरलाइंस का एक विमान था, उसे मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से उड़ान भरकर चीन की राजधानी बीजिंग में उतरना था। उस फ्लाइट में 2 पायलट, 10 केबिन क्रू और 227 यात्री मौजूद थे। ज़्यादातर यात्री चीन के थे। दोनों पायलट बहुत अनुभवी थे। 53 साल के कैप्टन ज़हारी अहमद शाह को 33 साल का फ्लाइट का अनुभव था, जबकि 27 साल के को पायलट फारूक अब्दुल हमीद एक जूनियर पायलट थे, जिन्हें 7 साल का फ्लाइट का अनुभव था। ये विमान 11 साल पुराना बोइंग 777 विमान था, जिसमें किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं थी। ना ही ये विमान पहले कभी किसी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल खराबी का शिकार हुआ था। मैं कहना चाहता हूँ कि ये मलेशिया और चीन के बीच चलने वाली पूरी तरह से एक रेगुलर फ्लाइट थी, जो रोज़ाना 5 घंटे 34 मिनट उड़कर मलेशिया से चीन या चीन से वापस मलेशिया आती थी। लेकिन आज का दिन इस फ्लाइट के लिए सामान्य नहीं था, बल्कि ये सामान्य से कहीं ज़्यादा असामान्य था। बेशक फ़्लाइट MH370 को 5 घंटे 34 मिनट उड़ना था, लेकिन टेक ऑफ से पहले इसमें ज़रूरत से ज़्यादा फ्यूल भरा गया था, जिससे ये 7 घंटे 41 मिनट तक उड़ सकती थी, यानी अपनी असल ज़रूरत से 2.5 घंटे ज़्यादा। ऐसा करना एयरलाइंस की भी एक रूटीन प्रैक्टिस है, ताकि ख़राब मौसम या इमरजेंसी के कारण प्लेन को डाइवर्ट किया जाए तो वो एक्स्ट्रा फ्यूल का इस्तेमाल कर सके। दिन था 8 मार्च 2014 और समय था रात 12:42 जब फ़्लाइट MH370 रूटीन के मुताबिक कुआलालंपुर से उड़ी। पहला पायलट ज़हारी टेक ऑफ से पहले और बाद में कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के सीधे संपर्क में था। टेक ऑफ के बाद विमान ने अपनी दिशा साउथ चाइना सी की ओर मोड़ ली और 20 मिनट बाद यानी 1:09 AM पर एयरक्राफ्ट पर लगे ट्रांसपॉन्डर ने अपनी मौजूदा GPS लोकेशन कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार को भेजी। ये ट्रांसपॉन्डर का ऑटोमेटिक फंक्शन होता है कि वो थोड़ी थोड़ी देर में अपनी मौजूदा लोकेशन आसपास के रडार को भेजता रहे। अभी तक सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। उसके 10 मिनट बाद यानी 1:19 AM पर जब फ्लाइट MH370 ने मलेशियाई एयर जुरिस्डिक्शन छोड़ा और वियतनामी एयर जुरिस्डिक्शन में एंटर किया, कुआलालंपुर के कंट्रोल टावर ने फर्स्ट पायलट ज़हारी से आखिरी बार कांटेक्ट किया और ये कहा। इसका मतलब था कि अब फ्लाइट MH370 को वियतनामी शहर हो ची मिन के कंट्रोल टावर से कांटेक्ट करना चाहिए। फर्स्ट पायलट कैप्टन ज़हारी ने ये मैसेज सुना और उसका जवाब भी दिया। न तो कंट्रोल टावर को और न ही कैप्टन ज़हारी को पता था कि ये गुड नाइट मैसेज MH370 से मिलने वाला आखिरी मैसेज होने वाला है। इस समय तक फ्लाइट के टेक ऑफ किए हुए पूरे 37 मिनट बीत चुके थे। अब नॉर्मली ऐसा होता है कि जब तक प्लेन अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक वो रास्ते में आने वाले किसी भी बड़े एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के कांटेक्ट में रहता है, और इसी तरह यहाँ भी ऐसा ही होने की उम्मीद थी। लेकिन जो सब कुछ अभी तक नॉर्मल चल रहा था, वो अब एबनॉर्मल होने लगा। जी हाँ, उनके आखिरी मैसेज के ठीक 3 मिनट बाद यानी 1:21 AM पर फ्लाइट MH370 अचानक रडार से गायब हो गई। यानी प्लेन कुआलालंपुर और हो ची मिन दोनों के रडार से पूरी तरह गायब हो गया था। लेकिन कुआलालंपुर टावर के लिए ये पूरी तरह नॉर्मल था, क्योंकि उन्हें लगा कि MH370 अब वियतनामी एयर स्पेस में एंटर कर चुका है, इसलिए वो उनके रडार से गायब हो गया। लेकिन जब हो ची मिन कंट्रोल टावर ने फ्लाइट MH370 को अपने रडार से गायब होते देखा, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत कैप्टन से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। अगले 18 मिनट तक हो ची मिन टावर ने MH370 से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कैप्टन से कोई जवाब नहीं मिला। और फिर हो ची मिन टावर ने कुआलालंपुर टावर से संपर्क किया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। अब आमतौर पर इस स्थिति में रेस्क्यू सेंटर को 1 घंटे के अंदर सूचित करना होता है, लेकिन कुआलालंपुर कंट्रोल टावर ने 4 घंटे बाद एरोनॉटिकल रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर को सूचित किया, और तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुबह के 6:15 बज रहे थे
और ये वो समय था जब MH370 को बीजिंग में लैंड करना था। उम्मीद थी कि विमान सही समय पर बीजिंग में लैंड कर जाएगा, लेकिन वहां से भी कोई अच्छी खबर नहीं आई। सुबह 6:32 पर ठीक उसी जगह पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया जहां से विमान गायब हुआ था। 7 देशों के 34 जहाज और 28 विमानों ने थाईलैंड की खाड़ी और दक्षिण चीन सागर की सीमा पर फ्लाइट MH370 की तलाश शुरू की, लेकिन दुर्भाग्य से विमान का कोई निशान नहीं मिला। इस समय तक पूरी दुनिया को इस घटना के बारे में पता चल चुका था। टीवी, न्यूज़ वेबसाइट और सोशल मीडिया सभी जगह सिर्फ यही खबर चल रही थी। इस दौरान कई देशों की जांच टीम भी सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनी। कोई भी विमान के अचानक सभी रडार से गायब होने का कारण समझ नहीं पा रहा था। और अगर ये समुद्र के इस इलाके में क्रैश भी हुआ होता तो इतना बड़ा विमान होने के कारण उसके कुछ टुकड़े या मलबा दिखने की उम्मीद थी। ये सर्च ऑपरेशन अगले 4 दिनों तक चला, लेकिन फिर भी विमान का कोई निशान नहीं मिला। लेकिन फिर चौथे दिन एक खबर आई जिसने पूरी रेस्क्यू ऑपरेशन टीम को हिला दिया। जब 8 मार्च को सुबह 1:21 पर फ्लाइट MH370 रडार से गायब हुई तो वो सिविलियन रडार से गायब हुई थी, लेकिन अगले 1 घंटे तक मलेशियाई सेना के रडार पर बनी रही। और उसके बाद जो हुआ वो कुछ इस तरह था। सिविलियन रडार से गायब होने के बाद कुछ मिनटों और यह MH370 से आखिरी सिग्नल था। इसके बाद न तो प्लेन ने किसी दूसरे सैटेलाइट से संपर्क किया और न ही वह किसी दूसरे रडार पर दिखा। जब रेस्क्यू टीम ने पहली बार उस समय एयरक्राफ्ट की तलाश शुरू की तो एयरक्राफ्ट असल में उड़ रहा था, लेकिन उसकी लोकेशन वहां से बहुत दूर थी। एक्सपर्ट्स और इन्वेस्टिगेशन टीम का मानना है कि ऑस्ट्रेलिया से 2000 किलोमीटर पश्चिम में हिंद महासागर में इस घुमावदार जगह पर आने के बाद प्लेन का सैटेलाइट से कनेक्शन टूट गया था। यानी कुआलालंपुर से टेक्स्ट करने के बाद इस प्लेन को इस घुमावदार जगह तक पहुंचने में पूरे 8 घंटे लगे और एयरक्राफ्ट में कुल फ्यूल भी बस इतना ही था। इसलिए इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि फ्यूल खत्म होने की वजह से MH370 इसी घुमावदार जगह पर क्रैश हो गया होगा। हिंद महासागर का यह हाईलाइट किया गया घुमावदार इलाका पूरे भारत से भी बड़ा है और यहां एक गहरे समुद्र में सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। MH370 को ढूंढना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब तक प्लेन और उसका ब्लैक बॉक्स नहीं मिल जाता तब तक यह पता नहीं चल पाएगा कि क्रैश से पहले एयरक्राफ्ट के अंदर क्या हुआ था। प्लेन को ढूंढने का प्रोसेस सिर्फ महीनों तक नहीं बल्कि कई सालों तक चला, लेकिन प्लेन का कोई सुराग नहीं मिला। 3 साल बाद आखिरकार डीप सी ऑपरेशन बंद कर दिया गया, जिसमें $160 मिलियन से ज्यादा खर्च हुए। सर्च ऑपरेशन के दौरान प्लेन का कोई अतापता नहीं चला, लेकिन 2015 में प्लेन के गायब होने के 1 साल बाद प्लेन का दाहिना फ्लैपेरॉन रियूनियन आइलैंड के बीच पर पहुंच गया। यह प्लेन का वह हिस्सा है जो लैंडिंग के समय काम आता है। जब इस फ्लैपेरॉन की जांच की गई तो एक और भयानक सच्चाई सामने आई। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब MH370 पानी में क्रैश हुआ था तब यह फ्लैपेरॉन बाहर नहीं निकला हुआ था। और दुख की बात यह है कि इसका मतलब है कि पानी पर क्रैश होते समय विमान अपनी नाक के बल समुद्र में गिर गया। अगले कई सालों के दौरान अफ्रीका के किनारों से विमान के कई दूसरे हिस्से और मलबा मिला, लेकिन आज तक विमान या यात्रियों का कोई सुराग नहीं मिला है। आज तक कोई नहीं जानता कि मलेशियाई फ्लाइट MH370 के गायब होने से पहले उसके अंदर क्या हुआ होगा। कुछ जांचकर्ताओं को शक है कि विमान को हाईजैक किया गया था, जबकि कुछ का मानना है कि बिजली फेल होने के कारण विमान का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया था और ऑक्सीजन की कमी के कारण विमान के अंदर सभी लोग बेहोश हो गए थे। खैर, असली कारण विमान के ब्लैक बॉक्स में सेव की गई रिकॉर्डिंग से ही पता चल सकता है, जो विमान के साथ हिंद महासागर में कहीं गायब है। फरवरी 2022 में MH370 के गायब होने के पूरे 8 साल बाद विमान के फिर से मिलने की उम्मीद जगी। रिचर्ड गॉडफ्रे, एक ब्रिटिश रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर, ने दावा किया है कि उन्होंने वीक सिग्नल प्रोपगेशन एनालिसिस के जरिए विमान की असली जगह का पता लगा लिया है। और हैरानी की बात यह है कि रिचर्ड ने जिस सटीक जगह का जिक्र किया है वो हिंद महासागर के उसी घुमावदार इलाके में मौजूद है। रिचर्ड का मानना है कि लापता मलेशियाई एयरलाइंस का मलबा उसी जगह पर समुद्र के 4000 मीटर नीचे पड़ा है जिसका उन्होंने जिक्र किया था।
ये गहराई उतनी ही है जितनी टाइटैनिक की थी, जो 1985 में खोजे जाने से पहले 74 सालों तक वहीं पड़ा रहा था। अब मलेशियाई अधिकारी इस रिटायर्ड एरोस्पेस इंजीनियर के दावे को कितनी गंभीरता से लेते हैं और क्या इस जगह पर कोई नया सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है या नहीं, ये तो समय ही बताएगा। उम्मीद है कि आप लोगों को ये ज़रूर बताई जाने वाली कहानियों वाला वीडियो पसंद आएगा और आप इसे शेयर करेंगे। आपके प्यारे कमेंट्स के लिए मेरा दिल से आभार। हम आपसे एक और शानदार वीडियो में मिलेंगे।